चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज पहले पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक हल करते हैं। अपने लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखो पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है डाटा। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है सीपीयू। एक पेन कलर चेंज कर लेते हैं। सीयू इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा इनपुट यूनिट, क्योंकि जब हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, जिस माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो यूनिट के किसके माध्यम से देते हैं? इनपुट यूनिट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, सूचना, डाटा, उपरोक्त सभी। तो देखो कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में जो सूचना लिखी जाती है उनको हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़ी सभी भौतिक भाग जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, हार्डवेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर। देखो बच्चों कंप्यूटर को जितने भी पार्ट जो किसी मटेरियल से बने होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, जिन्हें हम आसानी से छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एक बाइट में होते हैं 4 बिट, 8 बिट, 16 या 32। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में होते हैं 8 बिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 बिट। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है? डिजिटल, एनालॉग, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा एनालॉग। क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर। क्यों? तो देखो पेट्रोल पर जो पेट्रोल मापना वो क्या है? एक तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ को मापने के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। क्यों एनालॉग कंप्यूटर होता है? क्या करता है? जो अपने दाब है, टेम्परेचर है, इन सभी को मापने के हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाई के नाम लिखिए। यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से मुख्य इकाई, मुख्य पार्ट होते हैं? तो देखो कंप्यूटर के जो मुख्य पार्ट होते हैं, एक तो होता है सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। जिसे आप सीपीयू बोलते हैं उसको हम बोलेंगे सिस्टम यूनिट। और सीपीयू को हमें कुछ देना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट यूनिट का। और कंप्यूटर हमें जो कुछ भी देता है वो किसके माध्यम से देता है? आउटपुट के माध्यम से। जो इनपुट इकाई है या इनपुट डिवाइस है उनके उदाहरण बताइए। तो देखो उसके अंदर कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, वेब कैमरा, ये सभी किसके उदाहरण है? इनपुट डिवाइस के। अगला देखो, अंकगणितीय एवं तार्किक इकाइयों के कार्य लिखिए। जो अंकगणितीय है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ALU। यानी आपको बताना है ALU के क्या कार्य है, यानी ALU क्या काम करता है। तो देखो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या फुल फॉर्म होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं क्या करती है? अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन करती हैं। अंकगणितीय क्रियाओं में ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित होते हैं। यानी अंकगणितीय के अंदर अपनी क्या क्या कर सकते हैं? इसके अंदर जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, ये सब किसके अंदर आती है? अंकगणितीय क्रिया है। तार्किक क्रियाओं में ALU दो संख्याओं या डाटाओं की तुलना कर परिणाम हाँ या नहीं में देता है। यानी दो डाटा के मध्य तुलना करेगा और उसका जो परिणाम है हाँ या नहीं, हाँ का मतलब 1 और नहीं का मतलब 0 के अंदर देगा। किसके अंदर देगा? 0 और 1 के अंदर। अगला देखते हैं, ये हमारे पास कुछ संख्या लिखी है जो बाइनरी अंकों के अंदर। कौन से अंकों के? बाइनरी का। हमें इसके समतुल्य दशमलव अंकों के बारे में बताना है। तो देखते हैं, देखो जो एक नंबर है उसके अंदर क्या है? 1 0, जिसका आधार कितना? 2 है, और हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जिसका आधार कितना है? 10 है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, नंबर सिस्टम आपको आते ही होंगे। सबसे क्या करते हैं? 1 और 0 को अपन क्या लिख लेते हैं? अलग अलग लिख लेते हैं।
ठीक, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2, और बीच में प्लस। आपको पता है इस तरह से घात शुरू करनी है, पहले की 0 हो जाएगी और इसकी 1। अब 2 की स्क्वायर, 2 की घात 1, यानी 2 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है, 2 प्लस फिर 2 का स्क्वायर 0, यानी इसको कहते हैं 0 होता है, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम है तो इसको अपने कितना मानना है, 1 मानना है। कितना मानना है, 1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो उत्तर कितना आ गया, 2। ये कौन सी संख्या है, डेसिमल संख्या। कौन सी संख्या है, डेसिमल संख्या। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। अब आगे वाले का देखते हैं। जो ये दूसरा है इसका आंसर 2 नंबर, जिसका 110, ये एक बाइनरी कोड है, इसका हमें डेसिमल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, डेसिमल। वही सेम ही तरीका 110 किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। बीच में किसका चिन्ह लगा लो, प्लस का। पहले 2 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका 2 हो गया और इसके बाद 3। 2 को 1/2 का स्क्वायर, चलो थोड़ी सी गलती हो गई, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 2। 2 की घात 0 मतलब 0, लेकिन फर्स्ट टाइम 1 माना, 1 को 1 से गुणा, 1 को 0 से गुणा करो क्या आ जाएगा, 0। प्लस का प्लस, 2 की घात 1 यानी 2, 2 को 1 से गुणा करो क्या आ जाएगा, 2। प्लस का प्लस, फिर 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 कितने 4, 4 को 1 से गुणा करने पर क्या आ गया, 4 बराबर 4 और 2 कितने हो गए, 6। ये कौन से नंबर है, डेसिमल नंबर आ गया। अब अगला देखो, ठीक है, 111। हमें एक डेसिमल समतुल्य नंबर ज्ञात करना है। वही सेम ही तरीका 111 किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से। इस तरफ से स्क्वायर करना है, 0 1 2, बीच में किसका चिन्ह लगा लो, प्लस का। 2 की स्क्वायर यानी 2 की घात 0 यानी 0, लेकिन फर्स्ट टाइम कितना मानना, 1 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 1। प्लस का प्लस, 2 की घात 1 यानी 2, 2 को 1 से गुणा करो क्या आ जाएगा, 2। प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 4 को 1 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 4। अब जोड़ कर लो, 4 2 6 1 7। कितना आंसर आ गया, 7, जिसका आधार कितना है, 10 हो गया। अब अगला देखो, अब ये उतारते हैं 1011, जिसका आधार है 2। हमें एक बाइनरी नंबर ज्ञात करना, डेसिमल नंबर ज्ञात, जिसका आधार है 10। लिखो 1011 किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को वापस डेसिमल में बदलना हो तो उसके आधार से क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। प्लस का प्लस, पहले की घात 0 1 2 और 3, तो हल करो। 2 की घात 0 यानी 0, फर्स्ट टाइम कितना मानना है, 1 को 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 1। प्लस का प्लस, 2 की घात 1 है 2, 2 को 1 से गुणा करो क्या आ जाएगा, 2। 2 की घात 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। 4 को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा, 0। 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8। 8 को 1 से गुणा करने पर 8। 8 कितने हो गए, 8 2 10 और 1 11। तो ये किसके बराबर हो गया, 11 के बराबर ये हो गया। अब अगला देखो, अगला 1100, जिसका आधार कितना है, 2। अपने एक नंबर ज्ञात करना जिसका आधार कितना है, 10। लिखो जल्दी से, 1100 किसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से। किसे गुणा करनी है, 2 से। हो गई 2 से। अब इसकी स्क्वायर शुरू करनी, यहाँ से 0 हो गया, पहले का 1 2 और 3, बीच में किसका चिन्ह लगा दोगे, प्लस का। किसका चिन्ह लगा लोगे, प्लस का।
ठीक है। 2 की घात 0 यानी 0 फर्स्ट टाइम कितना, एक को 0 से गुणा करने पर क्या है 0 प्लस का प्लस 2 की घात 1 यानी 2 को 0 से गुणा करने पर 0 प्लस का प्लस 2 की घात 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 को 1 से गुणा करें तो कितना पे 4 प्लस का प्लस 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए 8 को 1 से गुणा करने पर कितना है 8 और 4 12 कितने हो गए 12 जिसका आधार कितना है 10। चलो अब अगला देखते हैं। देख लो उतारो अगला। एक 0 जिसका आधार है 2 और हमें एक नंबर याद करना है जिसका आधार है 10। लिख लो अलग अलग 1 0 किससे गुणा कर लोगे 2 से, किससे गुणा करनी है 2 से, और बीच में किसका चिन्ह लगाना है प्लस का। अब इस तरफ से तो पहले की घात 0 इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 और इसकी 3। हल करो 2 की घात 0 यानी 0 पहले का, लेकिन फिर हमें कितना माना 1 को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0 प्लस का प्लस 2 की घात 1 यानी कितने 2 को 1 से गुणा करो क्या आएगा 2 प्लस का प्लस 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 को 1 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 4 प्लस का प्लस 2 की घात 3 यानी 2 को कितनी बार करना है कैसे करना 2 इंटू 2 कितने हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 को 1 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 8 और 4 कितने हो गए 12 और 2 14। तो ये किसका 10 बराबर हो जाएगी 14 के बराबर। ठीक है चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास एक संख्या है जिसके कितनी है 23.25, ये दशमलव अंक के दे रखा है। हमें समतुल्य एक कौन सी संख्या ज्ञात करनी है बाइनरी संख्या ज्ञात करनी है बाइनरी संख्या। तो देखो पहले अपन इसको अलग कर ले, पहले हम 23 को ज्ञात करेंगे और फिर किसको ज्ञात कन्वर्ट करेंगे 25 को। बाइनरी संख्या ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, देखो अपन तो कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये लो हमारे पास एक संख्या कौन सी है 23, ठीक है, और इसके अंदर आधार का भाग दो। अगर किसी भी जो डेसिमल नंबर है अगर इसको आप बाइनरी में बदलना चाहते हो सिंपल सा, तो बाइनरी का जो आधार रहता है उसे आप डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद में जो भागफल होगा क्या होगा भागफल, वो आप यहाँ लिखोगे और जो शेषफल है वो यहाँ पर लिखोगे। तो शुरू करते हैं। 23 के अंदर अगर 2 का भाग देते कितनी बार चला जाता है, सिंपल सी बात कितनी चला 12 बार नहीं 11 बार। कितनी बार चला जाएगा 11 दूनी कितने होते हैं 22। अब शेषफल कितना बच गया 1, फिर 2 का भाग दो कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा 1, क्योंकि 5 दूनी कितने 10 और 1 शेषफल कितना हो गया 11। फिर दोबारा 2 का भाग दो, 5 के अंदर 2 भाग का भाग कितनी बार चला जाएगा सिंपल सी बात 2 बार, और शेषफल कितना बच जाएगा 1। फिर 2 का भाग दो कितनी बार गया 1 बार, और शेषफल कितना बचा 0। अब देखो आगे हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये संख्या जो बची हुई है ये छोटी और ये संख्या क्या है बड़ी है। तो एक हमारे एक रूप से क्या कह सकते हैं ये क्या है शेषफल है, एक क्या है शेषफल है। तो देखो हम इसको लिखते हैं 23 का कितना आ गया, पहले 1 लिख दो 1 0 1 1 और 1, ये तो आ गया 23 पॉइंट का पॉइंट। अब हमें 25 ज्ञात करना है। देखो 25 अगर किसी भी जो पॉइंटों के अंदर डेसिमल नंबर है इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो करना क्या है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जब तक मल्टीप्लाई करना जब पॉइंटों की इस तरफ जो संख्या है वो कितनी ना हो जाए 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ से अपन इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ 0.25, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो कर लो कितना आ गया 0 4 और 1 5, 2 संख्या का पॉइंट का 0.15। तो अब जैसे ये 0 आ गया तो ये आप ये लिख दो ऊपर, कहाँ पर यहाँ पर, तो 0.0। अब वापस संख्या सेम ही करो
0.15। इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। तो 0 का 0, 5 दूनी कितने? 10। ठीक, 2 डिजिट के बाद पॉइंट ये हो गया। तो अब कितना बच गया? देखो यहाँ से पॉइंट के बाद 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। अब देखो हमें आगे ज्ञात करने की जरूरत नहीं कि आगे अब क्या बच गया? 0 0। क्या बच गया? 0 0। अगर 0 को 2 से गुणा करने पर भी उत्तर क्या आएगा? हमेशा 0। तो हमें आगे ज्ञात करना नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो है 23.25 है, तो पीछे कर लेते हैं, 23.25 है, ये इसके डेसिमल के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा, नोट कर लो। चलो अगला आंसर देखते हैं। चलो याद कर ही लिया। एटीएम का पूरा नाम लिखिए। क्या बताना है? एटीएम का पूरा नाम बताइए। देखो एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो वेरी करता है कि अलग अलग देशों में इनका जो फुल फॉर्म है वो अलग अलग है। तो कहीं पर जगह तो ये होते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जबकि कहीं जगह इसको अपन ये भी कह सकते हैं, ये क्या करता है? एटीएम क्या हमें एनी टाइम रुपये उपलब्ध करवाता है, यानी मनी उपलब्ध करवाता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं एनी टाइम मनी। एटीएम को क्या कह सकते हैं? एनी टाइम मनी या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलो अगला देखते हो। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है? जो हम डिजिटल कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पर आप यूज करते हो वो कौन सी पद्धति पे काम करता है? हमें एनालॉग की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिजिटल कंप्यूटर की। देखो आपने पढ़ा होगा जो डिजिटल कंप्यूटर वो किस पर काम करता है? 0 और 1 पर। किस पे काम करता है? 0 और 1। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। अगर ये बाइनरी नंबर है तो ये कौन सी पद्धति हो जाएगी? बाइनरी पद्धति। कौन सी पद्धति हो जाएगी? बाइनरी पद्धति। यानी कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है? बाइनरी पद्धति। और बाइनरी पद्धति में क्या होता है? 0 और 1। चलो फिर देखते हैं अगला। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण दीजिए। जो सुपर कंप्यूटर है उनके कौन कौन से उदाहरण हैं वो देने हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ नाम लिखे हैं। जैसे परम है, ये किस देश का है? भारत का है। इसके अलावा क्राई है। कौन सा है? क्राई। अगला है NEC है, CDC है। ये कुछ किसके उदाहरण हैं? सुपर कंप्यूटर के। किसके उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर के। अगला है कि ALU का क्या लिखना है? फुल फॉर्म बताइए। ALU किसका पार्ट है? जो CPU के अंदर होता है। एक तो होता है ALU और एक होता है CU। हमें पूछा है कि ALU की क्या बतानी है? फुल फॉर्म। तो इसको क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसकी फुल फॉर्म है? ALU की। किसकी फुल फॉर्म है? ALU की। अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे, अर्थमेटिक को कह सकते हैं अंकगणितीय, लॉजिक को कह सकते हैं तार्किक, और यूनिट को कहेंगे इकाई। अंकगणितीय व तार्किक इकाई। देखते हैं अगला। किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए। क्या बताना? किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों सभी को बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। हमारे कंप्यूटर या हमारे सिस्टम को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर और हमारे बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो देखो कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो है। कौन सा है? विंडो। तो देखो विंडो के अंदर बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है। इसके अलावा लाइनेक्स है। कौन सा है? लाइनेक्स है। अगर हम मोबाइल की बात करें तो उसमें एंड्रॉयड हो गया। अगर आईफोन है तो उसके लिए iOS हो गया। देखते हैं अगला। कह रहा है कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। क्या करना? कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। देखिए कंप्यूटर है, जिस शब्द है इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के किससे होती है? कंप्यूट से। किससे हुई है? कंप्यूट से। जिसका अर्थ क्या होता है? गणना या गिनती करना। कंप्यूटर एक क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपरिष्कृत आंकड़े क्या करते हैं? जिसे हम कहते हैं रॉ डेटा। क्या कहते हैं? रॉ डेटा देखकर प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा उन्हें क्या करते हैं?
अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं, कंप्यूटर उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है और परिणाम के रूप में हमें सूचना को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे, वो कंप्यूटर उसमें क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और प्रोसेस होने के बाद में क्या आ जाएगा, उसका आउटपुट। अब अगला देखो, प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं। देखो किसी कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो कंप्यूटर को हमें क्या देने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं। इन्हीं निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। कंप्यूटर के अंदर जो निर्देश होते हैं, कोई भी कार्य करने जो कंप्यूटर को हमें निर्देश देते हैं, इन निर्देशों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। कंप्यूटर की 4 विशेषता लिखिए। क्या बता रहे, कंप्यूटर की 4 विशेषता। देखो कंप्यूटर एक तो होती है स्पीड, शुद्धता जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, सक्षमता, स्मरण शक्ति। ये कंप्यूटर की क्या विशेषता है। स्पीड का मतलब है कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया कि ये जो परिणाम देता है वो एकदम शुद्ध है। सक्षमता का मतलब है इसमें कंप्यूटर है उसमें कोई थकान नहीं होती। जैसे इंसान बार बार काम करता रहता है तो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। स्मरण शक्ति, जो कंप्यूटर की जो रिमेंबर याददाश्त है वो बहुत समय तक, क्योंकि वो मशीन है और मशीन में एक बार डाटा सेव करने के बाद वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, सेव रहते हैं। अगला देखो, कंप्यूटर की सीमाएं। देखो कंप्यूटर की विशेषता है तो कुछ कंप्यूटर की क्या है, सीमाएं हैं। एक तो देखो कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप से क्या है तो एक जड़ मशीन ही। दूसरा है कंप्यूटर तकनीक में तेजी से परिवर्तन होता है। क्या होता है, कंप्यूटर की जो तकनीक है उसमें तेजी से परिवर्तन है। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे हो क्या जाता है, जो पुराने कंप्यूटर है वो क्या हो जाता है, कम उपयोगी रह जाता है। पुराने कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, कम उपयोगी रह जाते हैं। दूसरा है कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। अगर आप कंप्यूटर में जो डाटा है, जो सूचना है, उसको लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना चाहते हो तो उसके लिए हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। और ये सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस होते हैं। और इनको जो सबसे अधिक खतरा होता है वो किससे होता है, कंप्यूटर वायरस से। अगला देखो, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो देखो व्यापार के क्षेत्र में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का। अकाउंटिंग है, बिलिंग है, रिपोर्टिंग है, प्रेजेंटेशन है आदि के निर्माण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर। दूसरा हेल्थ केयर है, मेडिकल के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का। आप शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हो कंप्यूटर आधारित शिक्षण, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, रिसर्च है, इंजीनियरिंग है, विज्ञान, इन सब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर। किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का। अगला देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। देखो पहला है हार्डवेयर और इस तरफ है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक यानी फिजिकल, कौन से पार्ट, फिजिकल भाग, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते। क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है आदि सभी किसके उदाहरण है, हार्डवेयर के। इन सभी भागों को हम देखने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर। क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य करवाने, कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि उन्हें या उसे क्या करना है। यानी कंप्यूटर से हमें कोई भी काम करवाना है तो हमें पहले कंप्यूटर को बताना है कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं और इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इन निर्देशों को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किसके रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, जिसका दूसरा नाम क्या है, MS वर्ड। अगला देखो, रैम और रोम क्या है, इनका पूरा नाम लिखिए। देखो रैम की फुल फॉर्म क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या, रीड ओनली मेमोरी।
देखो रैम क्या होती है, अस्थायी या अस्थिर, जिसको हम क्या कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम कैसी मेमोरी होती है, अस्थिर या अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जबकि रोम क्या होती है, स्थायी या स्थिर यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जो रैम है उसमें डाटा विद्युत आपूर्ति बंद होने पर डाटा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि रोम के अंदर विद्युत आपूर्ति बंद होने पर डाटा नष्ट नहीं होता है। जो रैम के पर जैसे एस रैम है, डी रैम है, एस डी रैम है, डी डी आर रैम है, ये किसके रैम के पर है। अगर रोम की बात करें, पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है। अगला देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य लिखिए। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह होता है जो किसी विशिष्ट या निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। क्या होता है, कोई विशेष कार्य करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। यानी ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको हम किसी विशेष उद्देश्य या किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाते हैं उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सुपर कंप्यूटर की विशेषता लिखिए। तो देखो ये आकार में क्या होता है, बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी मेमोरी और कार्य करने की जो गति होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जटिल, अधिक जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं किसके द्वारा संभव होती है, कंप्यूटर के द्वारा। इन पर अनेक व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जैसे परम है, क्राई है, एनी है, एनईसी है, सीडीसी आदि किसके उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। और एक ध्यान रखना, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो किसके नाम है, फ्लॉप्स के अंदर है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला देखो, ट्रांसलेटर का क्या कार्य है। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर उसे अन्य भाषा में, उस अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। ट्रांसलेट क्या करता है, एक भाषा के जो निर्देश है उसको दूसरी भाषा में उसके समतुल्य निर्देश क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो उच्च स्तरीय भाषा होती है तो वो निर्देश नॉर्मल इंग्लिश के अंदर लिखे जाते हैं, जबकि कंप्यूटर समझता है 0 और 1 को। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो मानव भाषा है उसको किस में बदलना होता है, मशीनी भाषा के अंदर। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर 3 एक तो असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। बस तुम्हें ध्यान रखना कि जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। और जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर है दो एक किसके, हाई लेवल लैंग्वेज है, किसमें करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज आता है। और बस अंतर ये ध्यान रखना, जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर सभी को एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है। दूसरा है कि इंटरप्रेटर के अंदर जब आप किसी भी लाइन ट्रांसलेट करते हो तो उसको मेन मेमोरी में होना आवश्यकता है, जबकि कंपाइलर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो सोर्स कोड है वो मेन मेमोरी में होना कोई जरूरी नहीं है। किसी भी अंक प्रणाली में उसके आधार का क्या महत्व है, तो सिंपल से अंक प्रणाली में आधार हमें यह बताता है कि किसी विशेष भाषा की संख्या प्रणाली का उपयोग करते समय कितनी संख्याएं हैं। यानी हम आधार के द्वारा ही पता कर पाते हैं कि भाई कोई भी नंबर सिस्टम है उसके अंदर कितने अंक हैं, यानी कितने डिजिट हैं। अगर हमें कोई कहे दशमलव संख्या, यानी उसका आधार कितना होता है 10, यानी उसमें कितने डिजिट होते हैं 10, 0 से लेकर 9। उदाहरण के लिए दशमलव संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका आधार 10 होता है। जबकि बाइनरी का मतलब क्या होता है, उसका आधार कितना होता है, 2 होता है। यानी सिंपल सी बात, हम आधार के द्वारा ही पता कर पाते हैं कि किसी विशिष्ट नंबर प्रणाली या नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट हैं। विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर के विषय में निबंध लिखिए। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। जो आपने विवेक से लिखना है, भाई आप कंप्यूटर का उपयोग किन किन, जैसे पूरा अंतरिक्ष है, अनुसंधान है, मौसम से संबंधित है, इन जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप अपने आप सुविधा के अनुसार लिख सकते हो। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके विवेक पर, आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, कहाँ पर आपने कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में उपयोग होते हुए देखा है, तो उसके आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला देखो, कंप्यूटर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमने पहले भी एक छोटा क्वेश्चन देखा है। विशेषता पहला है स्पीड। स्पीड का मतलब कंप्यूटर की तीव्र गति से कार्य करता है और वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में क्या कर सकता है, हल कर सकता है। अगला एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, शुद्ध ही प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, कंप्यूटर कभी परिणाम गलत
नहीं देता। बस शर्त है कि आपने अगर इनपुट ही गलत किया है तो परिणाम तो अपने आप गलत ही आएगा। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही ही निकालता है। कंप्यूटर कभी भी गलत परिणाम नहीं देता। अगला है सक्षमता। तो कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है। निरंतर कई घंटों तक क्या कर सकता है, कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता एवं गति के साथ क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। अगली विशेषता देखो, स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। मानव मनुष्य की तरह स्मरण से मेमोरी होती है। कंप्यूटर के अंदर भी हमारे इंसानों की तरह क्या होती है, मेमोरी होती है। क्या होती है, मेमोरी होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े वो संग्रह नहीं स्टोर करके रखे जा सकते हैं। फिर है व्यापक उपयोगिता। तो कंप्यूटर का उपयोग है वो अनेक तरह के कार्यों को करने में किया जाता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, फैक्ट्री है, जो घर है, अपने कार्यालय है, अनुसंधान है, मौसम विज्ञान है, मनोरंजन आदि इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला देखो, कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और इसका ब्लॉक रेखाचित्र बनाइए। तो वो जो कंप्यूटर तंत्र है उसको कितनी इकाइयों में डिवाइड किया गया, 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। बात करते हैं सिस्टम यूनिट की। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें क्या होता है, सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट के लिए एक तो क्या होता है, सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स के रूप में, किसके रूप में होता है, बॉक्स जैसा होता है। जो सिस्टम यूनिट है, जो जिसे नॉर्मल भाषा में सीपीयू बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। क्योंकि देखो उसमें केवल सीपीयू ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट और भी होते हैं, जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटिंग की कई अन्य डिवाइस है, परिपथ यानी सर्किट लगे होते हैं। जो एक मुख्य परिपथ या सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। इसके ऊपर कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो किस पे आकर जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड पे। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। तो कंप्यूटर के जो जितने भी अधिकतर कंपोनेंट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर। अगला है इनपुट यूनिट। तो कंप्यूटर यानी सिस्टम यूनिट में डाटा या प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली डिवाइस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, फ्लॉपी डिस्क है, स्कैनर आदि सब किसके उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के। अगला है आउटपुट। कंप्यूटर यानी सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को अगर आप लिखना या उस निष्कर्षों को मानवीय भाषा में क्या करना चाहते हो, प्रस्तुत करने वाली जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट। मॉनिटर है, प्रिंटर आदि किसके उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस के। किसके उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस के। ये है अपने ब्लॉक डायग्राम, किसका है, कंप्यूटर का। तो सिंपल सी बात देखो, ये है सेकेंडरी स्टोरेज, ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया इनपुट। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपके एएलयू और एक होता है सीयू। देखो कंप्यूटर जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, सीयू के द्वारा होता है। और जब हम कोई भी काम करते हैं तो डाटा स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मेन मेमोरी का। किसका इस्तेमाल करते हैं, मेन मेमोरी का। अब सिंपल सी बात है, जो डाटा मेन मेमोरी के में नहीं है वो किसमें होगा, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो सीयू सेकेंडरी स्टोरेज डाटा किसमें भेजेगा, मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी में अगर कुछ गणना करनी है तो किसके बाद भेजेगा, एएलयू के बाद। किसके बाद भेजेगा, एएलयू के बाद। एएलयू गणना करने के बाद अगर सीयू डिसाइड करता है कि इसको क्या करना है, आउटपुट दर्शाना है, तो किसके अंदर चला जाएगा, आउटपुट इकाई के पास। जब हम जो इनपुट करते हैं वो किसके पास चला जाता है, रैम के पास। जब हम कोई भी इनपुट करते हैं वो सबसे पहले किस मेमोरी के अंदर से होता है, मेन मेमोरी के अंदर, जिसे हम कहते हैं रैम। सुपर कंप्यूटर जो परम है की विशेषता लिखिए। देखिए जो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम, ये भारत के अंदर विकसित स्वदेशी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का विकास भारत के पुणे स्थित सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया
गया है। ये पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर यानी भारत के अंदर विकसित पूर्ण कंप्यूटर। इसके अनेक उत्कृष्ट स्वरूप है, जैसे परम 10,000 है, परम अंत है, परम पदम है, भी विकसित कर लिए गए, जिसके उत्कृष्ट स्वरूप के अंदर लेटेस्ट वर्जन। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो वर्तमान कंप्यूटर को उसके आकार के आधार पर प्राय 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कम कीमत के होते हैं। जो आप घर देखते हो, कार्यालय या विद्यालय आदि में जो लगे कंप्यूटर प्रायतः कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। इसमें विशेषता क्या है, इसमें एक ही सीपीयू होते हैं। इसमें कितने सीपीयू लगे होते हैं, एक ही सीपीयू लगे होते हैं। इन कंप्यूटर में संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज क्षमता यानी मेमोरी और कार्य करने की गति उपेक्षाकृत कम होती है। वैसे कम नहीं होती है, उपेक्षाकृत यानी जो हमारे पास अन्य कंप्यूटर है उनकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्या कहते हैं, पीसीबी बोलते हैं। पीसीबी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, कौन सा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कॉमटॉम है, नोटबुक है, टैबलेट है। डेस्कटॉप कंप्यूटर तुम्हें आप लोग पता ही है, डेस्क यानी जो टेबल के ऊपर रखकर जो कंप्यूटर चलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। क्या पर रखते हैं, टेबल रखकर कार्य किया जाता है। ये साइज में थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं और इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। लैपटॉप बताइए तुम सबको, ये साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भी क्या होता है, आसान होता है। और इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर क्या करता है, चलाते हैं। और इसमें पावर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी का। अगला टैबलेट, ये मोबाइल से थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसको हम अंगुलियों के द्वारा चला सकते हैं या चलाया जाता है। कॉमटॉम है, ये लैपटॉप कंप्यूटर साइज में क्या होते हैं, छोटे हैं, जिसको आप हथेली में रखकर क्या कर सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। और इनकी जो साइज है, वजन है, ये क्या होता है, हल्का होता है। और इसमें पावर के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैटरी का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बैटरी का। इसमें भी आप कीबोर्ड, माउस, इसमें जो सीपीयू है, कीबोर्ड, माउस है, वो क्या होता है, एक ही साथ होते हैं। इनके कार्य करने की क्षमता लैपटॉप की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। अगला देखो, मिनी कंप्यूटर। ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले क्या होता है, कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर की जो तुलना है उसमें अधिक कार्यशील, शक्तिशाली और अधिक कीमत के होते हैं। और इसकी संग्रहण क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें क्या हो सकता है, एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और इनका उपयोग प्राय कहाँ पर किया जाता है, कार्यालय है, जो बड़े कार्यालय, बैंक आदि के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, मिनी कंप्यूटर का। अगला बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखो, ये आकार में सबसे क्या होते हैं, बड़े कंप्यूटर होते हैं। और इनकी मेमोरी और कार्य करने की गति भी क्या होती है, अधिक होती है। और एक समय में कई व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत अधिक महंगे होते हैं। और इनका प्राय उपयोग कहाँ होता है, जैसे रेलवे आरक्षण है, जो बीमा कंपनियां हैं, अनुसंधान संस्थान है, बड़े व्यापारिक संगठन है, वो किसका अधिक इस्तेमाल करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पर कुछ मेन उदाहरण जैसे IBM 4300 है, IBM 4381 है, VX 8842 आदि किसके उदाहरण है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अगला देखते हैं सुपर कंप्यूटर। देखो, ये आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी मेमोरी और कार्य करने की गति क्या सर्वाधिक होती है। और ये जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं आसानी से क्या कर सकते हैं। ये एक तो महंगे होते हैं और इनकी कीमत क्या होती है, अरबों रुपए में होती हैं। और इन पर कार्य अनेक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं। और इनका उपयोग काम पर जो है वैज्ञानिक अनुसंधान है, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर। जो भारत का वो सुपर है, क्राई है, NEC है, CDC आदि किसके उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर के। कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है और कंप्यूटर में मेमोरी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
देखो मनुष्य के अंदर दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मरण या मेमोरी कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा और निर्देश है को संग्रह यानी स्टोर करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा और निर्देश को स्टोर करने की जो क्षमता है, जो जिस माध्यम से स्टोर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पर डाटा है, सूचना है, प्रोग्राम संग्रहित यानी स्टोर रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान यानी लोकेशन होती है या होते हैं, जिसकी संख्या निश्चित करती है कि मेमोरी की कैपेसिटी है, मेमोरी क्षमता अथवा मेमोरी का आकार इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी जितने अधिक मेमोरी लोकेशन या मेमोरी होगी, स्थान होंगे, उतनी बड़ी मेमोरी होगी। और प्रत्येक स्थान का क्या होता है, एक पहचान संख्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी का एड्रेस। मेन मेमोरी आपको पता है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मेमोरी जो मेमोरी है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो भागों में विभाजित की है। एक तो मेन मेमोरी और एक एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब है मेन मेमोरी। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो हम किसकी बात करते हैं, हमेशा मेन मेमोरी की है। जब भी आप मेमोरी डायरेक्ट सीधा बोलते हैं मेमोरी, तो हम किसकी बात करेंगे, मेन मेमोरी। इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और इसमें एक अर्धचालक चिप यानी सेमीकंडक्टर चिप होती है। जो मेन मेमोरी है सामान्यतः दो भागों में बांटी गई है, स्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी है रोम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं रैम। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर जब स्विच ऑफ करने पर या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाते हैं। इसीलिए रैम को अस्थायी यानी वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड है या इन्हें इनपुट डिवाइस के द्वारा जब आप इनपुट करते हैं तो उस प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ पर से होती है, रैम के अंदर ही संग्रहित होती हैं। तो देखो इससे सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के अंदर आप जो भी काम करते हो तो जो सॉफ्टवेयर हो किसके अंदर लोड होता है, रैम के अंदर होता है। और वो कब तक रहता है, जब तक कि कंप्यूटर चालू है। जैसे ही कंप्यूटर को पावर मिलनी बंद हो जाएगी तो रैम के अंदर जो डाटा स्टोर है वो अपने स्वतः ही मिट जाएंगे। तो रैम भी बहुत प्रकार की होती है। एक तो एस रैम होती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक डी रैम है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। एक एस डी ने सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। और एक होता है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्थायी मेमोरी कह दो रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रोम। ये प्रोग्राम में ये मेमोरी संग्रहित प्रोग्राम केवल पढ़ा जाते हैं। इस मेमोरी का जो स्टोर प्रोग्राम है उसको आप केवल क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें बदल नहीं सकते। यह मेमोरी स्थायी यानी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी इसमें डाटा जो सेव होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसमें पावर ऑन होने पर ऑफ होने पर डाटा मिटते नहीं है। अतः कंप्यूटर बंद या स्विच ऑफ करने पर या विद्युत आपूर्ति बंद होने पर डाटा नष्ट नहीं होते। इस मेमोरी का उपयोग बेसिक इंस्ट्रक्शन वह इंस्ट्रक्शन जिसकी कंप्यूटर में बहुत अधिक रिक्वायरमेंट होती है को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी ऐसे इंस्ट्रक्चर जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए या बूटिंग के लिए आवश्यक होते हैं वो हमेशा किस में रखे जाते हैं, रोम के अंदर। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर को बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। तो जिसके अंदर क्या होता है, जो बूटिंग के प्रोग्राम होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, बायोस के अंदर होते हैं। और बायोस किसके अंदर स्टोर होता है, रोम के अंदर। तब आप पूछ रहे बूटिंग प्रोग्राम है वो किसके अंदर स्टोर होते हैं, जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो उसमें स्वतः ही सूचना संग्रहित कर बूटिंग हो जाती है। रोम में लिखे हुए डाटा जो इंस्ट्रक्शन है
वो फर्मवेयर या फाउंडेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जब मेमोरी को बनाया जाता है उसी समय एक बार इंस्ट्रक्शन जब रोम में लोड कर लिया जिसको हम क्या कहते हैं फर्मवेयर। उदाहरण के लिए आपने देखा हो ये अपने एसी हो गया या फिर आपने वॉशिंग मशीन होती है, तो इनके जो मेमोरी होती है वो हमेशा किसकी इस्तेमाल रोम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इनमें कार्य करने जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले से क्या होता है फिक्स होता है। और कंपनी जब इनको बनाती है ऐसी या उनको बनाती है तो इसके अंदर जो मेमोरी के अंदर जो डाटा लिख देती है तो इसको हम क्या कहेंगे फर्मवेयर। सिंपल सी बात ये है कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर जो रैम के अंदर लोड कर लेते हैं परमानेंट रूप से तो उसको हम क्या कहते हैं फर्मवेयर। रोम को भी स्वचालित मशीन है खिलौना आदि में किया जाता है। रैम भी आपके 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रोम है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होगा जब आप बाजार से एक बार रोम लेके आते हो तो इसमें एक बार तो प्रोग्रामिंग की जा सकती है लेकिन बाद में उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। एक ईपी रोम होती है जिसके अंदर क्या हो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर आप डाटा डिलीट करके वापस लिख सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इरेजर करने के लिए अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं जो सूर्य का प्रकाश है उसके अंदर रखनी होती है जिससे मेमोरी के अंदर लिखा हुआ डाटा अपने आप स्वतः ही क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है। अगला EEPROM है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर जो अल्ट्रा वायलेट किरणों के स्थान पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है इनका इस्तेमाल किसके लिए होता है मेमोरी को डिलीट करने के लिए डाटा को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखो इस प्रकार की क्या होती है रोम। अब आ जाओ बाइनरी भाग को उदाहरण सहित समझाइए, यानी हमें बाइनरी के अंदर भाग को उदाहरण सहित समझाना है। तो देखो सबसे पहले अपन एक सिंपल सा डेसिमल वाला भाग देखते हैं फिर उसके आधार पर क्या बात करते हैं बाइनरी का। चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 48। ऐसे ही लिखते हो भाग देने के लिए। पहले ये डिजिट 1 यहाँ से 1 डिजिट। अब ये देखो 8 का भाग 4 के अंदर चला जाएगा तो पहले हमें तुलना करनी है कि 8 से ये संख्या क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। तो 4 तो छोटा है 8 के अंदर 8 का भाग 4 के अंदर जाएगा नहीं तो कितनी बार जाएगा सिंपल सी बात 0 बार। मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया क्या आ गया 4। अब किसको उतार लो 8 को। अब देखो पहले 8 से 48 क्या है छोटी है 48 के अंदर 8 का भाग आराम से चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 6 बार। तो क्या बच गया 0। यही तरीका है। अब अपन इसको बाइनरी में करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 1 1 0 ठीक है और इसके अंदर एक भाग दे देते हैं 1 1 0 फिर 1 1 0 ठीक है। अब देखो 3 डिजिट पहला 1 डिजिट लो भाग जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो इसका मतलब 1 है और इसका मतलब कितना हो गया 6। तो 6 बड़ा और 1 छोटा है तो भाग कितनी बार जाएगा 0 बार। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0। 1 में से 0 गया कितना बचा 1। अब इसको उतार लो 11। तो ये किसके बराबर 1 1 किसके बराबर 3 के बराबर। तो सिंपल से बात है 6 का भाग 3 के अंदर चला जाएगा नहीं जाएगा यानी कितनी बार जाएगा 0 बार। तो मैंने यहाँ पर 0 कर लिया 1 1 यानी 1 में से 0 गया 1 1 का 1। अब ये उतारो कितना होता है 0। अब ये कितना हो गया 6 और ये भी 6 तो भाग चला जाएगा कितनी बार गया 1 बार। कितनी बार गया 1 बार 1 1 0 0 1 में से 1 है 0 0 0। अब उतारो ये उतारा 1 क्या भाग चला गया। अब देखो ये है 1 और ये कितने 1 1 0 क्या है 1 1 0। ये संख्या छोटी है भाग जाएगा नहीं जाएगा। कितनी बार गया
जीरो पर, तो यहाँ पर आ गया जीरो। कितना बच गया? एक। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये लो, अब उतार लेते हैं इस एक को। यहाँ पर कितने? वन। वन वन है ही। ये किसका? तीन। तीन छोटा है 6 से, तो भाग जाएगा नहीं। कितनी बार गया? जीरो बार। कितनी बार गया? जीरो बार। हटा लो। वन वन। अब किसको उतार लो? जीरो को। अब ये कितना है? तीन। और ये भी, ये कितना? 6 और ये भी 6। भाग चला जाए। कितनी बार गया? एक बार। वन वन जीरो। उत्तर कितना आ गया? जीरो। तो आंसर कितना आ गया? ये रहा। अब अपन पता कर लेंगे ये संख्या कितनी है। तो ये देखो कितने हो जाएगी। हमने क्या किया? तीन, एक मिनट देखो, तीन के अंदर कितने का भाग दिया आपने? ये हो गया आपका दो। एक मिनट, इस तरह लिख देना। दो, ये हो गया दो, और ये हो गया चार, 8, 16 और 32। ये कितने हो गए? 16 और 20, 20, 52 और 54। कितने हो गए? 54। अगर 54 के अंदर आप कितने का? 6 का भाग देना। कितने का देना है? 6 का भाग दो। 54 के अंदर 6 का भाग कितनी बार जाता है? 9 चिंक्योरी 54। कितनी बार जाता है? 9। और ये भी कितना है? 9। ये लो, इसका अनावश्यक को हटा देता हूँ। ये लो, ये लो। अब अगला देखो, निम्नलिखित है निम्नलिखित हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या के अंदर बदलना है। देखो सिंपल सी बात है। अगर आप, एक तरीका तो ये होता है कि आप जो हेक्साडेसिमल है इसको पहले डेसिमल में बदलो, फिर बाइनरी में बदलो। दूसरा तरीका है कि एक हेक्साडेसिमल को एक हेक्साडेसिमल जो डिजिट होता है उसको 4 बाइनरी डिजिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक हेक्साडेसिमल लिखना है तो उसके लिए आपको कितने बाइनरी डिजिट चाहिए? 4। तो आप इसको सीधा ही बदल सकते हो। जो हमारा एक नंबर है, क्या है? एफ। कैसे करो? एफ को अपन क्या लिखते हैं डेसिमल के अंदर? 15। क्या लिख सकते हैं? 15। अब 15 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 1 1 1 1। और इस 15 को 1 1 1 1। ये पहले का आंसर। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? A B C। A का मतलब क्या होता है? 10। B का मतलब होता है 11। C का मतलब होता है 12। 10 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 0 1। 11 को 1 0 1 1। और 12 को कैसे लिखें? 1 1 0 0। ये हो गया इसका आंसर। अब अगला देखो, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है?
से देखो सी डी और 2। अब सी को कैसे लिखते हैं? तो सी का आपका नंबर हो गया 12 और इसको अपन लिख लेते हैं 13, 4 का तो 4 और 2 का 2। बारह को ये लिखा, अभी यहाँ पास में लिखा है, कैसे लिखोगे? चेंज कर लेते हैं कलर। 1 1 0 0। 13 को कैसे लिखोगे? 1 1 0 1 हो गया। 4 को लिखते हैं 1 0 0, लेकिन हमें 4 डिजिट बनाना है, पीछे क्या लगा लो 0। इसी प्रकार 2 को कैसे लिखते हो? 1 0, लेकिन 4 डिजिट बना तो पीछे कितने 0 लगा लो? 2। ये हो गया आंसर। अगला हमारा कौन सा है? द। क्या हो गया? F 3 2 9। F का मतलब क्या हो गया? 15, 3 को 3, 2 का 2 और 9 का 9। 15 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 1 2 3 4 1 लिखते हैं। 3 को लिखते 2 1, लेकिन पीछे क्या लगा लो? 2 0। 2 को लिखते हो 1 0 और इसके पीछे कितने 0 लगा लो? 2। और 9 को कैसे लिखते हैं? 1 0 0 1। ये लो। अब अगर निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं को समतुल्य हेक्साडेसिमल लिखी है। अब आपने अभी देखा है जो बाइनरी डिजिट होते हैं, जो एक हेक्साडेसिमल डिजिट है वो किसके बराबर होता है? 4 बाइनरी डिजिट के ऊपर। तो सबसे पहले एक नंबर लिख लेते हैं ए 1 1 1 0 1 0 0 0। अब इस तरफ से 4 4 के समूह बनाओ, बन गया। ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? 8 के। और ये किसके बराबर हो गया? 0 2 4 8। किसके बराबर? 8 12 और 2 14। किसके बराबर हो गया? 14 के। अब अगला लिखो। एक मिनट अपने हेक्साडेसिमल से थोड़ा सा गलत। 14 के। और 14 को हम कैसे लिखते हैं? ई 8 का 8। ये हो गया 16 आंसर। अगला देखो बे 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0। ये किसके बराबर है? 10 के। ये किसके बराबर है? 15 के। और ये हो गए आपके 6 के। 10 को हम लिखते हैं ए, 15 को लिखते हैं एफ, 6 का 6। ठीक है। अब लिखते हैं अगला। देखो ये देखो 1 1 0 0 1 0 1 1। 4 4 का समूह बना लो। ये तो किसके बराबर हो गया? 12 का। ये हो गया 1 2 8 10 और 1 11। 12 को कैसे लिखते हैं? सी। और 11 को लिखते हैं बी। और ये हो गए 16। अगला लिखो 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0। 4 4 के समूह बना लो। ये किसके बराबर है? 12 का। और ये किसके बराबर हो गया? अभी हमने ज्ञात किया ना, 1 2 3 8 और 3 11। और ये किसके बराबर हो गया? 12 और 1 ये हो गया 8 8 और 4 12 और 1
13 के बराबर, और ये किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। 12 को हम क्या लिखते हैं C, 11 को लिखते हैं B और 6। तो ठीक बच्चों, हमने पहले लेसन के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं।